6 जुलाई 2021 की रात के करीब 11 बजे का वक्त था। दक्षिण पश्चिम जिले के पौष इलाके वसंत विहार के ए ब्लॉक में दूसरी मंजिल पर बने HIG फ्लैट 15/9 के सामने पुलिस तथा इलाके के लोगों की भारी भीड़ जमा थी। जिले के DCP इंगित प्रताप सिंह, एडिशनल DCP अमित गोयल, अमित कौशिक, ACP राकेश दीक्षित, बसंत विहार थाने के SHO सुनील कुमार गुप्ता, इंस्पेक्टर परमवीर दहिया और संदीप कुमार के अलावा उनके थाने का महमत स्टाफ मौजूद था। दोस्तों, क्या है पूरी कहानी और क्यों बसंत विहार के इस फ्लैट में इतनी सारी पुलिस की भीड़ थी, ये जानने के लिए हम आगे चलेंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, क्राइम चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ें उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और इसके साथ ही कहानी में लास्ट तक बने रहें और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपके पिछले कमेंट्स का जवाब हम आगे वीडियो के लास्ट में देंगे। तो दोस्तों, कमेंट लास्ट में ज़रूर दिए जाएंगे, तो कहानी को लास्ट तक ज़रूर सुनें। तो चले दोस्तों, आपका समय नहीं लेते और जानते हैं कि आखिर पूरी कहानी है क्या। इस फ्लैट में अकेली रहने वाली एडवोकेट किट्टी कुमार मंगलम की किसी ने हत्या कर दी थी। दरअसल किट्टी कुमार मंगलम वृद्ध वकील होने के साथ एक ऐसे राजनीतिक परिवार से जुड़ी महिला थी जिसकी भारत के राजनीतिक इतिहास में गहरी पृष्ठभूमि थी। वह दूसरी मंजिल के इस फ्लैट में अकेली रहती थी। पास ही एक स्लम बस्ती में रहने वाली नौकरानी मिथिला उनके घर सुबह, दोपहर व शाम को झाड़ू पोछा, बर्तन धोने व खाना बनाने के लिए घर आती थी। उस दिन यानी 6 जुलाई की शाम करीब 8:15 बजे भी हमेशा की तरह मिथिला किट्टी के रसोई घर में खाना बना रही थी जब किसी ने कॉल बेल बजाई। किट्टी उस वक्त अपने बेडरूम में बिस्तर पर लेटकर टीवी देख रही थी। कॉल बेल की आवाज़ सुनकर किट्टी ने बेडरूम से ही मिथिला को आवाज़ लगाकर देखने के लिए कहा। मिथिला ने दरवाज़ा खोला तो कॉलोनी का धोबी 2 लड़कों के साथ बाहर खड़ा था। मिथिला ने जब 2 अनजान लोगों के साथ राजू को देखा तो आने का कारण पूछा। राजू ने बताया कि इस्त्री करने के लिए कपड़े लेने आया है, यहीं रुको, मैडम से पूछ कर लाकर देती हूँ। कहते हुए मिथिला दरवाज़ा खोला छोड़कर अपनी मालकिन किट्टी के बेडरूम की तरफ बढ़ गई। नौकरानी मिथिला के पलटते ही राजू धोबी फ्लैट के अंदर दाखिल हो गया। उसने अपने दोनों साथियों को भी इशारा कर अपने पीछे आने को कहा। नौकरानी मिथिला मालकिन किट्टी के बेडरूम में पहुंची और उन्हें बताया कि राजू धोबी कपड़े लेने आया है। इसके साथ 2 अनजान लड़के भी हैं, इसलिए उसने उसे बाहर ही रोक दिया है। यह सुनकर किट्टी कुमार मंगलम राजू से बात करने के लिए मिथिला के साथ बेडरूम से बाहर आ गई, लेकिन उन्होंने देखा तब तक राजू व उसके दोनों साथी फ्लैट के अंदर दाखिल हो चुके हैं। एक लड़का मुख्य दरवाजे को अंदर से बंद कर रहा था। यह देखकर राजू को डांटते हुए बोली, ए राजू, कौन है ये लोग और तुम इन्हें अंदर कैसे लाए? इतना कहना था कि राजू समेत 3 लड़कों ने चीते जैसी फुर्ती से किट्टी व मिथिला को दबोच लिया। एक युवक मिथिला को कमरे में लेकर गया, जबकि राजू धोबी व एक अन्य युवक ने किट्टी को पकड़कर उनके बेडरूम की तरफ ले गए और गला घोंटकर हत्या कर दी। उधर दूसरे कमरे में मिथिला का भी गला घोंट दिया गया। थोड़ी देर छटपटाने के बाद मिथिला के हाथ पांव ढीले पड़ गए। मिथिला की मौत का इत्मीनान कर युवक कमरे के बाहर निकले। इसके बाद राजू और उसके साथियों ने घर की अलमारी, लॉकरों को खंगालना शुरू किया। नकदी गहनों के साथ जो भी कीमती सामान मिला उन्हें 2 बैगों में भर लिया। इसके बाद साथ लाए स्कूटर से तीनों फरार हो गए। करीब आधा घंटे बाद नौकरानी मिथिला को होश आ गया। किसी तरह उसने खुद को संयत किया। मालकिन किट्टी के बेडरूम में जाकर देखा तो वह बिस्तर पर मृत पड़ी थी। मिथिला ने अपने पति रामेश्वर को फ़ोन किया तो पास की ही स्लम बस्ती में रहता था। रामेश्वर कुछ ही देर बाद अपने पिता को लेकर वहां पहुंच गया। मिथिला ने उन्हें सारी बात बताई। रामेश्वर ने पुलिस को फ़ोन करके घटना की जानकारी दी, जिसके बाद PCR मौके पर आई।
इसके 15 मिनट के बाद बसंत विहार थाने के थाना प्रभारी सुनील कुमार गुप्ता पुलिस टीम के साथ वहां पहुंच गए। तब मिथिला ने उन्हें पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। मामला चूंकि हाई प्रोफाइल परिवार का था, इसलिए थाना प्रभारी ने उच्चाधिकारियों को भी इस घटना की सूचना दे दी और वे भी क्राइम इन्वेस्टिगेशन और फॉरेंसिक टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंच गए। मिथिला से पता चला कि किट्टी कुमार मंगलम की बेटी रुचिरा चट्टा गुरुग्राम में रहती है। तब पुलिस ने उन्हें भी तत्काल घटना से अवगत करा दिया। अगले 1 घंटे के भीतर रुचिरा के साथ दिल्ली व आसपास रहने वाले कुमार मंगलम परिवार के रिश्तेदारों व परिचितों के आने का सिलसिला शुरू हो गया। पुलिस ने घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच पड़ताल की तो पूरा घटनाक्रम वैसे ही पाया गया जैसा मिथिला ने बताया था। पूरी कॉलोनी राजू धोबी को जानती थी, क्योंकि कॉलोनी के बाहर वही ज़्यादातर परिवारों के कपड़े इस्त्री करने का काम करता था। लिहाजा डीसीपी इंगित प्रताप सिंह के आदेश पर थाना प्रभारी सुनील गुप्ता ने एक टीम को तत्काल पास के भंवर सिंह कैंप स्लम कॉलोनी भेजा, जहां धोबी राजू कनौजिया अपने परिवार के साथ रहता था। पुलिस ने अगले 2 घंटे के भीतर राजू को दबोच लिया। पुलिस ने उसके कब्जे से लूट के 9,500 रुपये, 1-2 आभूषण तथा एक लॉकर बरामद कर लिया। उसने बताया कि उस लॉकर में कुछ दस्तावेज थे जिसे उसने अपने काम का नहीं होने के कारण एक जगह फेंक दिया था। पुलिस टीम ने उसे साथ ले जाकर वे दस्तावेज भी बरामद किए। उससे पूछताछ से पता चला कि उसके साथ वारदात को राकेश राज व सूरज ने अंजाम दिया था। दोनों के नाम पते हासिल कर पुलिस टीम ने उनकी तलाश में छापेमारी शुरू कर दी। तड़के 6 बजे पुलिस ने राकेश राज को भी उसके घर मुनीरका से गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से करीब 10,000 रुपये बरामद हुए। दोनों से पूछताछ के बाद उन्हें कोर्ट में पेश करके जेल भेज दिया गया। राजू मूल रूप से मध्य प्रदेश का रहने वाला है। पिछले 5 सालों से वह डीडीए बसंत विहार में कपड़ों पर इस्त्री करने का काम करता है। किट्टी कुमार मंगलम के घर पर से वह कपड़ा लेने आया करता था। चूँकि वह घर में अकेली रहती थी, इसलिए यदा कदा वह राजू से बाजार के कुछ सामान भी मंगा लेती थी। यही कारण था कि राजू की एंट्री उनके कमरे तक थी। किट्टी उस पर भरोसा करने लगी थी और भरोसा इतना बढ़ गया कि वह घर में आने पर कपड़े लेने उनके बेडरूम तक भी पहुंच जाता था। एवज में किट्टी राजू को खर्च के लिए कुछ पैसे भी दे देती थी। लेकिन पिछले साल जब कोरोना की बीमारी से लॉकडाउन लगा तो राजू का काम धंधा चौपट हो गया। कुछ दिन पहले जब वह किट्टी कुमार मंगलम के घर गया तो उन्होंने राजू के सामने ही अपनी अलमारी का लॉकर खोलकर उसमें से कुछ पैसे निकालकर राजू को कोई सामान लाने के लिए दिया। राजू ने अलमारी व लॉकर में रखे गहने तथा नोटों की झलक देखी तो अचानक उसके दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना किट्टी मैडम को ही लूट लिया जाए, क्योंकि वह अकेली रहती हैं। 6 जुलाई 2021 को किट्टी कुमार मंगलम का जन्मदिन था। उस दिन उनके दोनों बच्चों रुचिरा और बंगलुरु में रहने वाले बेटे रंगराजन मोहन कुमार मंगलम, जो कि तमिलनाडु में कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष है, ने अपनी मां को वीडियो कॉल करके बधाई दी। उस दिन पूरे समय किट्टी को जन्मदिन की बधाई देने का सिलसिला चलता रहा। उसी दिन राजू ने इस वारदात को अंजाम देने की योजना बनाई। राकेश राज विदेश मंत्रालय में अनुबंध के तौर पर ड्राइवर था, जबकि सूरज एक स्कूल में कैब चालक था। लेकिन कोरोना व लॉकडाउन के कारण दोनों के ही काम धंधे प्रभावित हुए थे और वह आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहे थे। एक दिन तीनों शराब पार्टी कर रहे थे। जब शराब तीनों पर अपना रंग दिखाने लगी तो राजू ने उन दोनों को बताया कि जहां वह कपड़े प्रेस करने का ठिया लगाया है वहां एक बूढ़ी औरत अकेली रहती है। उसके घर में लाखों रुपए नगद व गहने मिल सकते हैं। बस फिर क्या था, आनन फानन में योजना बनी और उसी दिन इसे अंजाम देने का फैसला कर लिया गया। रात करीब 8 बजे तीनों राजू के स्कूटर से किट्टी कुमार मंगलम के घर गए। घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे से पता चला कि राजू और उसके दोनों दोस्त इमारत में दाखिल होते दिख रहे हैं। रात 8:10 पर राजू ने किट्टी के दरवाजे की घंटी बजाई और मिथिला ने दरवाज़ा खोला। इसके बाद उन्होंने वारदात को अंजाम दिया।
शराब के नशे के कारण सूरज इस बात को नहीं समझ पाया कि मिथिला बेहोश हुई है या सचमुच मर चुकी है। सूरज का नाम पता हासिल हो चुका था, लेकिन वह अपने घर पर नहीं मिला। पुलिस ने सर्विलांस से उसकी लोकेशन ट्रेस करना शुरू कर दिया। डीसीपी इंगित प्रताप सिंह के आदेश पर अगले दिन एक पुलिस टीम सूरज की गिरफ्तारी के लिए राजस्थान की तरफ रवाना हो गई, क्योंकि उसकी लोकेशन वहां की ही दिखा रही थी। 12 जुलाई को दिल्ली पुलिस की टीम ने मध्य प्रदेश पुलिस के सहयोग से तीसरे आरोपी सूरज को भी टीकमगढ़ जिले से गांव बलदेवपुरा से गिरफ्तार कर लिया। वह अपनी दूसरी पत्नी के मायके में था। थाना जतारा के अंतर्गत गांव में सूरज अपनी पत्नी के साथ छिपा हुआ था। दिल्ली पुलिस ने उसके पास से 34 लाख रुपयों के लूटे हुए गहने व 60,000 रुपये नकद बरामद कर लिए। पूछताछ में उसने बताया कि लूटपाट का माल तीनों में बराबर बराबर बांटने की बात हुई थी, लेकिन लूट के बाद उसके मन में लालच आ गया। उसमें केवल 30,000 की नकदी मिली थी, जो उसने 3 हिस्सों में बांट दी। उसने 1-2 गहने भी राकेश व राजू को दिए थे। बाकी गहने उसने यह कहकर अपने पास रख लिए कि कल वह इन्हें अपनी जान पहचान वाले सुनार को बेचकर नकदी ले लेगा और फिर आपस में बांट लेंगे। पुलिस ने सूरज के कब्जे से लूटे हुए 522 ग्राम का सोना और 300 ग्राम चांदी के आभूषण जब्त किए। इसके अलावा मोबाइल और कैश समेत कुल करीब 33 लाख रुपए का सामान बरामद किया। दिल्ली लाकर बसंत विहार पुलिस ने सूरज को अदालत में पेश किया और जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। किट्टी कुमार मंगलम की शादी एक ऐसे परिवार में हुई थी जिसका लंबा राजनीतिक इतिहास रहा है। कुमार मंगलम परिवार ब्रिटिश राज्य में कुमार मंगलम एस्टेट के सामंती जमींदार थे। रंगराजन कुमार मंगलम के दादा परम शिवम सुब्बारायन एक स्वतंत्रता सेनानी थे, जो 1926 में तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के मुख्यमंत्री रहे। सुब्बारायन इंडोनेशिया में भारत के राजदूत भी रहे और जवाहरलाल नेहरू की सरकार में केंद्रीय मंत्री के रूप में भी उन्होंने काम किया। बाद में महाराष्ट्र के राज्यपाल भी रहे। सुब्बारायन के एक पुत्र जनरल पीपी कुमार मंगलम 1967 से 1969 तक भारतीय सेना के प्रमुख भी रहे। इनके दूसरे पुत्र एस मोहन कुमार मंगलम भी इंदिरा गांधी सरकार में मंत्री रहे थे। एस मोहन कुमार मंगलम के 3 संतानें थीं, पीआर कुमार मंगलम और 2 बेटियां ललिता कुमार मंगलम, जो भाजपा की नेता हैं और राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व प्रमुख रही हैं, तथा दूसरी बेटी उमा मुखर्जी हैं। पीआर कुमार मंगलम और किट्टी रंगराजन कुमार मंगलम की 2 संतानें हुई। बेटा मोहन कुमार मंगलम, उससे छोटी बेटी रुचिरा मोहन तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष होने के साथ एआईसीसी के सदस्य भी हैं। मोहन के पिता यानी किट्टी के पति पीआर कुमार मंगलम पीवी नरसिम्हा राव सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री रहे थे। बाद में वह बीजेपी में शामिल हो गए थे। उसी समय उनका बेटा भी राजनीति में सक्रिय हुआ, लेकिन 23 अगस्त 2000 को उनकी एक बीमारी के कारण 48 साल की अल्पायु में ही मृत्यु हो गई। उसी के बाद से किट्टी कुमार मंगलम एकाकी जीवन बसर कर रही थी। किट्टी कुमार मंगलम के जन्मदिन पर काल के क्रूर हाथों ने उनकी जीवन लीला ही समाप्त कर दी। तो दोस्तों, ये थी एक हाई प्रोफाइल मर्डर की पूरी कहानी। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब सिलसिला शुरू होता है आपके कमेंट्स के जवाब देने का। तो मेरे पास सबसे पहले कमेंट आया है एज़ यूजुअल आलोक सिंह जी का। आलोक सिंह जी ने कहानी की सराहना की है, तो आलोक सिंह जी तहे दिल से धन्यवाद। आप हमेशा की तरह हर बार मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे मोटिवेट भी करते हैं। तो आपके मोटिवेशन के लिए और आपके सहयोग के लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद। बस ऐसे ही अपना सहयोग और अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगला कमेंट्स मेरे पास आया है आशा चोटानी जी का। उन्होंने लिखा है चेंज योर वॉइस ओवर, आर्टिस्ट इज़ वेरी बोरिंग। तो मैम, मुझे नहीं पता कि मैं अपनी रियल वॉइस को कैसे चेंज करूं। मैं कोशिश करती हूं कि नई नई कहानियां आप तक लेकर आऊं। मैं अपने वॉइस ओवर में भी कोशिश करती हूं कि इम्प्रूवमेंट लेकर आऊं, पर मैं फिर भी कोशिश करूंगी। अगर आपको कुछ गलत लगा है या कुछ बोरिंग लगा है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी, बट मैं इम्प्रूव करती रहूंगी।
और इसके साथ ही कमेंट आया है सनी भंडारी जी का। उन्होंने कहानी की सराहना की है, तो तहे दिल से धन्यवाद सनी भंडारी जी। और आप हमेशा सहयोग करते हैं, सपोर्ट करते हैं और सराहना करते हैं, तो बस ऐसे ही अपना सहयोग बना के रखें, अपना सपोर्ट बना के रखें, क्योंकि आपके सहयोग और सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अभी इस चैनल की जस्ट स्टार्टिंग है। तो चले दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं क्राइम की एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।